अच्छा जी, गाउस सीडल मेथड में हमने ये स्टार्ट किया था, वही सिस्टम है हमारे पास, लेकिन इस मेथड में हम मैट्रिक्स ए को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सम में लिखते हैं। ये मेथड जो है वो पिछले मेथड ये चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर में भी और अपर ट्रायंगुलर में भी। इस यहाँ पर हम जो ये मतलब हमने जो इससे पहले चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड के किया था ना, तो उसमें भी हम मैट्रिक्स ए को लोअर डायगोनल मैट्रिक्स और अपर डायगोनल मैट्रिक्स में तकसीम कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तकसीम कर लेते हैं, लेकिन उस वहाँ हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है और यहाँ हमारा तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है जी? अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको जब हमने लोअर और अपर के सम में लिखा और इस सिस्टम में मैट्रिक्स ए को लोअर और अपर के सम से रिप्लेस कर लिया, ठीक है? तो ये Lx प्लस Ux इक्वल टू B आया हमारे पास। Ux मतलब इसको हम दूसरी साइड पर ले गए और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस L इनवर्स U को हमने T का नाम दे दिया, ठीक है? और एल इनवर्स बी को हमने सी का नाम दे दिया। ये हमारा इससे पहले अब तक ये गाउस सीडल मेथड था, ठीक है? ये भी आइटरेटिव मेथड है। आइटरेटिव मेथड है, इसमें भी हम आइटरेशंस करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है x इक्वल टू टी एक्स प्लस सी, जिसको हम जब आइटरेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्स के प्लस वन इक्वल टू टी एक्स के प्लस सी, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना जी? तो बस इसमें आप लोगों ने गाउस सीडल मेथड में और ये चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोगों ने ये फर्क देखना होगा कि जो ये चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड था, जस्ट अ मिनट मैं आपको ये ओपन कर दूं। देखिए, चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये जो मैट्रिक्स देते थे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 लेते थे और ये मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स वो नॉन जीरो या मुख्तलिफ जो उस मैट्रिक्स के फॉर्म के होते थे उस फॉर्म में लेते होते थे। लेकिन इस गाउस सीडल मेथड में हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इस गाउस सीडल मेथड में हम एक तरह से अगर आप देखें तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होंगे हमारे पास। ठीक है ना जी? यहाँ पर अगर आप देखें, इसको आप ये चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड से कंपेयर करें तो चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड में ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। ये देखें, चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड है ये। तो यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? वही मैट्रिक्स ए की जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है ना? मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। ये हमारे पास चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड के केस में था। ठीक है जी? अब यहाँ पर इस केस में यहाँ पर हमारे पास एक तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारे पास क्या है? वो वही मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। सही है जी? अब इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास वैसे इसमें अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स हो तो इसमें आप काफी आइटरेशंस कर सकते हैं, लेकिन आपके समझाने के लिए बस हमारे पास एक ही आइटरेशन काफी होगी। ठीक है, एक ही आइटरेशन काफी होगी। वैसे आप लोग आइटरेशन 2x2 में काफी कर सकते हैं। हाँ, 3x3 में आइटरेशन जरा लंबी होती हैं, उसमें जरा कैलकुलेशन भी ज्यादा होती है और उसमें वो इनवर्स मालूम करना है, ये भी काफी लंबा प्रोसेस होता है हमारे पास। लेकिन 2x2 में ज्यादा इटरेशंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक ही इटरेशन करेंगे आपके समझने के लिए। ठीक है? अच्छा जी, तो सिस्टम हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए भी गिवन है, मैट्रिक्स बी भी गिवन है और एक्स हमारे पास वही x1 x2 के बराबर है। ये हमारे पास इनिशियल आइट्रेशन यहाँ पर क्या है? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये है 1 1 के बराबर है। यहाँ पर आप लोग इक्वल का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है ना जी? स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मैट्रिक्स है हमारे पास 16 3 7 माइनस 11 है और मैट्रिक्स भी हमारे पास 11 और 13 है। ठीक है, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास 1 1 के बराबर है। सही है? तो
अब स्टेप 1 के मुताबिक हम मैट्रिक्स ए को लोअर डायगोनल मैट्रिक्स और अपर डायगोनल मैट्रिक्स के सम में लिख लेंगे। ठीक है जी। तो 2x2 में तो वही बात ना कि एक ही एलिमेंट 0 होगा, मतलब डायगोनल के ऊपर वाला एक ही एलिमेंट हमारे पास 0 होता है। और 3x और अपर डायगोनल के केस में भी डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला एक ही एलिमेंट हमारे पास 0 होता है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि 2x2 है, यहाँ पर हमारे पास 2x2 है, तो हम इस मैट्रिक्स ए को लोअर डायगोनल और अपर डायगोनल के सम में जब लिखेंगे तो ये 16 है, ये वाली मैट्रिक्स 16 0 7 -1 11 आ जाएगी। ये हमारे पास लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है। और अपर डायगोनल मैट्रिक्स ये हमारे पास 0 0 0 और 3 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से हमने डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ले लिया है। ठीक है, तो लोअर डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स मालूम करना चाहें तो इसका इनवर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। वो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे भी सिंपल है, वो आप लोग मालूम कर लें तो ये आपके पास लोअर डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। अब टी किसके बराबर है? लोअर डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स और अपर डायगोनल के प्रोडक्ट के। तो ये एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, ये कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। कैलकुलेटर जब आपके पास मौजूद होगा और आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तरीकेकार के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और माइनस साइन को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स टी आएगी 0 0 -0.81875 -0.1193। ठीक है, और सी हमारे पास किसके बराबर होता है? सी हमारे पास बराबर होता है इस एल इनवर्स और बी के। मतलब जब आप एल इनवर्स का मैट्रिक्स बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे, एल इनवर्स को जब आप लोग मैट्रिक्स बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो फिर ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आएगी। ये डायरेक्ट किया गया मेथड, प्रोडक्ट लेना आसान है, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो देखें जिस तरह आइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने यही करना होगा कि जब आप लोग आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो आइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने टी और सी की वैल्यू मालूम करनी होगी। टी किसके बराबर है? माइनस एल इनवर्स यू के, और सी बराबर है एल इनवर्स बी के, मतलब इन प्रोडक्ट के बराबर है। तो जब सी और टी की वैल्यूज आपके पास आ गई तो पहली आइट्रेशन आपके पास होगी x1 tx0 प्लस सी। x0 की वैल्यू आप लोग पुट कर लें, मतलब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आप लोग पुट कर लें 1 1। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपके पास 1 1 है। टी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, सी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लें। इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप मालूम करेंगे और इसको जब आप इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये आखिरी पहली आइट्रेशन आपके पास आ जाएगी। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लंबा या मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है ये हमारे पास। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये गास सिडल मेथड था। इसमें बस यही है कि हमने लोअर डायगोनल और अपर डायगोनल के सम में लिखकर मैट्रिक्स ए को और टी की वैल्यू मालूम करनी होती है, सी की वैल्यू मालूम करनी होती है, और फिर हम आइट्रेशन स्टार्ट करने लेते हैं। बस वही बात कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगी तो ही हम पहली आइट्रेशन मालूम कर सकेंगे। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नहीं होगी तो हम पहली आइट्रेशन नहीं मालूम कर सकते। ठीक है जी। अब हम जरा एक आते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जिस तरह आपको लिखी हुई है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मींस टू कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू अ डेफिनेट इंटीग्रल। जब हमारे पास एक इंटीग्रल हो लिमिट्स के साथ, देखें इंटीग्रल को तो आप लोगों को मालूम है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स नहीं होती और डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स होती हैं। तो पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनका इंटीग्रल सिंपली मालूम करना आसान नहीं होता, मतलब जो एनालिटिकली हम इंटीग्रल मालूम करते हैं उस तरीके से आसान नहीं होता। मैं इसकी आपको एक मिसाल बता देता हूं, मैंने आपको आपके साथ डिस्कस शायद की भी थी, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करता हूं उस एग्जांपल को। यहां पर मैं वर्ड में आपको दिखाता हूं। ये वो ये वर्ड फाइल आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, वर्ड फाइल में अब आप लोग देख लें। फर्ज करें हमारे पास ये, बल्कि फिलहाल मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल ले लेता हूं। इंडेफिनेट इंटीग्रल, अब मैं यहां पर इंटीग्रल को सिंपल यहां पर, अच्छा मैं अगर आपसे एक बात कोई पूछे कि e पावर x
स्क्वायर। अब देखिए ये ई पावर एक्स स्क्वायर है, इसका अगर आप लोगों को कोई इंटीग्रल मालूम करने को कहे तो एक इंटीग्रेशन का जो कानून है, अगर हमारे पास ई पावर एफ ऑफ एक्स हो तो उसका इंटीग्रल बराबर होता है ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये आपको मालूम होगा कि ई पावर एफ ऑफ एक्स का क्या इंटीग्रल होता है, ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखें, इस कानून के मुताबिक ये जो कानून है कि ई पावर एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो बराबर है ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस कानून के मुताबिक इसका इंटीग्रल होगा ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ई पावर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है हमारे पास, तो यहाँ पर आप लोग 2x लिख लें, ठीक है, और प्लस c, ये हमारे पास उस कानून के मुताबिक इस ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल है। ठीक है, ई पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, वो जो कानून है कि ई पावर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल बराबर होता है ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, उस कानून के मुताबिक इसका इंटीग्रल ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस c है। लेकिन अगर आप देख लें, एक मैंने आपको शायद बताया भी हो कि अगर आपने ये चेक करना हो कि एक फंक्शन का जो आपने इंटीग्रल मालूम किया है, आया वो इंटीग्रल ठीक है या नहीं, तो जो इंटीग्रेशन मालूम करने से जो फंक्शन आया है, आप क्या करें, उसका डेरिवेटिव लेकर चेक कर लें। अगर उससे ये इंटीग्रेंड मतलब ई पावर एक्स स्क्वायर वापस आ रहा है तो फिर आपने इंटीग्रेशन ठीक की है, वरना आपने इंटीग्रेशन गलत की है। देखिए, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट क्या होता है, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल मालूम करते हैं उसे हम इंटीग्रेंट बोलते होते हैं, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल मालूम करते हैं उसे हम इंटीग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इंटीग्रेशन ठीक की है एक फंक्शन की इंटीग्रेंट की, तो उससे जो भी नतीजा आया है, जो भी फंक्शन आया है, उसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव से अगर वो इंटीग्रेंट मतलब वो फंक्शन वापस आ रहा है तो आपने इंटीग्रेशन ठीक की है, वरना आपने इंटीग्रेशन लाजमी तौर पर गलत किया है। तो यहां पर आप देख लें, e पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x प्लस सी, इसका अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो इससे हमारे पास e पावर एक्स स्क्वायर वापस आता है, तो फिर आपने इंटीग्रेशन ठीक की होगी, वरना आपने इंटीग्रेशन गलत की है। लेकिन आप इस e पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x प्लस सी का, c का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, लेकिन e पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, इसका डेरिवेटिव आप क्वोशिएंट रूल के मुताबिक लेकर देख लें, इससे e पावर एक्स स्क्वायर वापस नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग e पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x इसका क्वोशिएंट रूल के मुताबिक डेरिवेटिव लेकर देख लें, इससे e पावर एक्स स्क्वायर वापस नहीं आता। और ये यही वजह है कि इंटीग्रेशन जो है बनिस्बत डिफरेंशिएशन के मुश्किल काम है। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है। इंटीग्रेशन बनिस्बत डिफरेंशिएशन के थोड़ा मुश्किल टास्क है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो वो कानून है कि e पावर एफ ऑफ एक्स के ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो कानून इस तरह के फंक्शंस के लिए नहीं है। ठीक है, वो कानून इस तरह के फंक्शंस के लिए नहीं है हमारे पास, सही है। तो इस तरह के कानून में जब हमारे पास ऐसे फंक्शन जिनको हमारे पास एनालिटिकली इंटीग्रेट करना मुश्किल हो या नामुमकिन हो, तो उसके लिए फिर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सहारा लेते होते हैं। ठीक है, वरना आप लोगों से हर कोई फिर ये सवाल पूछेगा कि जब हम एक फंक्शन को एनालिटिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो फिर उस फंक्शन को न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब यही है कि हमारे पास बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं जिनको एनालिटिकली इंटीग्रेट करना या तो बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो इस केस में फिर हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सहारा लेते होते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमें उस एग्जैक्ट आंसर के करीब तो जवाब नहीं देता, ये भी ध्यान में रखिए। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और ये तो है भी न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, बल्कि आपको एक्यूरेट आंसर देगा, मतलब एग्जैक्ट के करीब करीब आंसर आपको ये देगा। ठीक है, तो अगर आपसे जब भी आपसे कोई पूछे कि जब हम आमतौर पर इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन के कवानीन भी मौजूद हैं, तो फिर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, तो आपने उसका जवाब यही देना होगा कि चूंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ई पावर एक्स स्क्वायर की मिसाल दी, और इस तरह के और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करना या तो बेहद मुश्किल है या किसी हद तक नामुमकिन है। ठीक है,
उसके लिए हम फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सहारा लेते होते हैं। और ये भी ध्यान में रहे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कभी भी या बहुत कम केसेस में आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, मेजॉरिटी केसेस में ये आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देता होता है या एक्यूरेट आंसर देता होता है। एग्जैक्ट आंसर ये कम केसेस में देता है, ठीक है। और एक्यूरेट आंसर क्या होता है? एक्यूरेट आंसर वही होता है जिसकी हमारे पास जो जो एक्यूरेट आंसर वही होता है जो एग्जैक्ट के करीब तरीन होता है। ऐसे आंसर को हम एक्यूरेट आंसर बोलते होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मतलब तो यही है ना कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मींस टू कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू अ डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देता, बल्कि ये तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एक्यूरेट आंसर ये आपको नहीं देता होता। तो इसलिए डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मींस टू कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू अ डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब ये आपको जो सॉल्यूशन देगा ये हमेशा अप्रोक्सीमेट देगा, एक्यूरेट सॉल्यूशन ये आपको नहीं दिया करेगा। सही है जी। तो ये बहुत कम केसेस में ये एक्यूरेट आंसर एग्जैक्ट आंसर ये दिया करेगा। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमेशा आपको अप्रोक्सीमेट या एक्यूरेट आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर देगा, एग्जैक्ट आंसर ये आपको बहुत कम केसेस में देता होगा। ठीक है जी। मैं दोबारा बता दूं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिस तरह डेफिनेशन से वाज़ेह है कि ये आपको अप्रोक्सीमेट या एक्यूरेट आंसर देगा, एग्जैक्ट आंसर ये आपको कम केसेस में देता होगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए नहीं होती। ये भी बात याद रखें कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल के लिए होती है। ऐसी इंटीग्रल्स जिसमें हमारे पास क्या हो, लिमिट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें हमारे पास लिमिट्स मौजूद हो हमारे पास, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो हमारे पास लिमिट्स मौजूद नहीं होते, तो इसलिए वहां पर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, रेक्टेंगुलर मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड और सिम्पसन मेथड। ये 3 मेथड है जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बहुत ही मशहूर मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये बहुत ही मशहूर मेथड है हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के। सबसे पहले है हमारे पास रेक्टेंगुलर रूल। इसको हम थोड़ा सरसरी डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर रूल में हमारे पास यही होता है कि हम हमारे पास एक इंटरवल गिवन होता है ए बी में। इस इंटरवल ए बी को हम n इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, n इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक मतलब एक फंक्शन होता है, एक ग्राफ उसका मौजूद होता है, एक कर्व उसका मौजूद होता है। उस फंक्शन के जो कर्व है या उस फंक्शन का जो ग्राफ है उस इंटरवल ए बी पर, फर्ज करें अगर आपने एक इंटीग्रल मालूम करना है इस इंटरवल ए बी पर आपने इंटीग्रल मालूम करना है, तो उस फंक्शन का फर्ज करें ग्राफ हमारे पास इंटरवल ए बी पर ये है, ये वाला ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है इंटरवल ए बी पर। तो अब इस इंटरवल को हम n इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, n इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे और इसका फिर एरिया अंडर द कर्व मालूम करेंगे। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन है ही हमारे पास क्या, एरिया अंडर द कर्व मालूम करने को ही हम इंटीग्रेशन बोलते होते हैं, ठीक है। और ये हमें एक और बात ये कि ये रेक्टेंगुलर रूल हमें अप्रोक्सीमेट आंसर ही देगा। किस तरह से अप्रोक्सीमेट आंसर देगा कि देखें, अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को देख लें, जब आप इसको n इक्वल रेक्टेंगल्स में तकसीम करते हैं तो देखें ये अगर आप देखें तो ये सारे रेक्टेंगल्स तो एग्जैक्टली नहीं बन रहे ना। कैसे नहीं बन रहे? अगर आप इन साइडों को देखें, यहाँ पर इन जगहों जहां पर मेरा कर्सर है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है एक तरह से, और लेंथ जो है वो अपोजिट साइड्स की एक जैसी होती है। अपोजिट साइड्स एक तो पैरेलल होती हैं और उनकी लेंथ भी एक जैसी होती है रेक्टेंगल में हमारे पास। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप एक फर्ज करें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये अगर मैं एक लाइन फर्ज करें ड्रा कर लूं इस तरह, ये हमारे पास एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर लिया। अब अगर मैं इसको देख लूं, ये देखें, इसको फर्ज करें ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक तरह से थोड़ी तिरछी लाइन है। आप देख भी सकते हैं कि ये लाइन थोड़ी तिरछी बन रही है। तो अगर आप इसको देखें, ये थोड़ी सी तिरछी सी लाइन है, तो ये तो एक तरह से रेक्टेंगल नहीं बन रहा ना, क्योंकि रेक्टेंगल में ये एक तरह से
अपोजिट साइड्स एक जैसी होती हैं। रेक्टेंगल में तो हमारे पास अपोजिट साइड्स एक जैसी होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड एक जैसी नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर अपोजिट साइड एक जैसी नहीं आ रही। तो ये जो अपोजिट साइड एक जैसी नहीं आ रही, इसको हम बस एक तरह से क्या करते हैं, एक जैसा बना देते हैं, और ये बीच में थोड़ा सा जो एरर होता है, इसको हम थोड़ा सा जो जगह रह जाती है, मतलब इसको हम सीधी लाइन बना देते हैं। ये जो मेरा कर्सर है, यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना देते हैं, और जो जगह रह जाती है उसको हम एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो वो जो जगह रह जाती है वो एक तरह से एरर में कंसिडर हो जाता है, एक तरह से छोटा सा एरर में कंसिडर होता है। तभी हमने ये बोला है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगी या एक्यूरेट आंसर देगी, एग्जैक्ट नहीं देगी। क्योंकि देखिए इन सारे रेक्टेंगल्स में ये छोटी छोटी जगह रह जाती हैं, इनको मतलब इन सब छोटी तिरछी जगहों को हम सीधा कर देते हैं, तो जो तिरछी जगह रह जाती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे पास एरर में काउंट होती हैं। ठीक हो गया ना जी? सही है। तो जब हम इंटीग्रल इस इंटरवल को हम n इक्वल रेक्टेंगल में तकसीम करते हैं और उसकी लेंथ मालूम करते हैं और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बनता है। बाकी इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी? अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।